थ्रिफ्ट स्टोर, गैराज में किए गए सेल्स और कबाड़ी बाजार ऐसी जगह हैं जहां आपको अच्छी खासी डील्स मिल सकती हैं, या फिर आप अपनी कोई भी पुरानी चीज यहां कुछ पैसों के लिए बेच सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपके द्वारा किया ये छोटा मोटा खर्च आपका भाग्य बदल सकता है, और कभी कभी तो आप इनसे हजारों से लेकर लाखों तक कमा सकते हैं। तो जल्दी ही अपनी उबर को बुक कर लीजिए ताकि आप अपने नजदीकी थ्रिफ्ट स्टोर पर पहुंचकर दूसरों को जलाने के लिए कोई अनमोल चीज खोज लें, जैसे कि इन लोगों ने किया। नंबर 10, टॉय बॉक्स ट्रिंकेट। कई सालों से बड़ा सा ब्रोच एक सेकंड हैंड शॉप में था और लोग इसे सस्ती कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का एक हिस्सा मान रहे थे, जब तक इसने थाई जॉर्डन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया था। उन्होंने ये छोटा सा गहना 20 पाउंड यानी कि $25 में खरीदा होगा। इस कीमत पर इसे खरीद के जॉर्डन को लगा कि ये एक प्यारे से छोटे से गहने से कुछ ज्यादा है, इसीलिए वे अपने 4 साल की बेटी को खेलने के लिए दे दिया करती थी। थे का ध्यान इस ब्रोच की ओर तब तक नहीं गया जब तक उन्होंने अपने गहनों का इंश्योरेंस नहीं करवाने का सोचा। जब उनके जौहरी ने इसे ध्यान से देखा तब उसने बताया कि इसमें 27 डायमंड्स हैं जो कि असली हैं, और ज्यादा छानबीन करने से ये पता चला कि जो गुलाबी डायमंड था वो 20 कैरेट का था, इंपीरियल टोपाज था, जो ऐतिहासिक तौर पर रशियन रॉयल्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्ची एक कीमती मणि के साथ खेल रही थी जो शायद रशियन कैजरीना का हुआ करता था। थाई शॉक हो गई जब उनके ब्रोच ने उन्हें नीलामी में 32,000 यूरो यानी कि $40,000 दिलवाए। भले ही उनकी बेटी ने अपना प्यारा खिलौना खो दिया हो, लेकिन ये पैसे उसके कॉलेज की फीस भरने के काम में आ सकते हैं। नंबर 9, 00 हेवन। कभी ना कभी सभी बच्चों को लगता है कि काश उनके पास भी जेम्स बॉन्ड जैसा कोई गैजेट हो, लेकिन एक उत्साही प्रशंसक ने इन सभी चीजों से कुछ हटकर सोचा। जरा सोचिए क्या सोचा होगा अगर उनके पास ठीक वैसी ही घड़ी मिल जाए जो उसके चहीते बॉन्ड 07 पहना करते थे। एक बार एक कबाड़ी बाजार में एक गुमनाम खरीदार को धूल मिट्टी के बीच एक स्पेशल चीज दिखाई दी और उन्होंने उस चीज को खरीद लिया, जो कि एक घड़ी का हिस्सा थी, वो भी मात्र 25 पाउंड में, मतलब कि $32 में। और जल्दी उन्होंने अपनी इस खोज की जांच एक एक्सपर्ट से करवाई और उनका शक बिल्कुल सही था। ये वही ब्रीटलिंग टॉप टाइम घड़ी थी जो कि सीन कैनरी ने अपनी 1965 की जेम्स बॉन्ड फिल्म में पहनी थी, जिसका नाम थंडरबॉल्ट था। उस फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट ने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और उसमें एक ऐसा फीचर ऐड किया था जिससे बॉन्ड मूवी में एटॉमिक बॉम्ब्स का पता लगा सकें। हालांकि ये फीचर फंक्शनल नहीं है और इसीलिए ब्रीटलिंग को एक यूनिक टाइम पीस बनाता है, जो कि जेम्स बॉन्ड फैंस के बीच काफी मशहूर है, और इसका मूल्य है $1,32,000, जिसके लिए आपके पास सोने की उंगलियां होना जरूरी है। नंबर 8, जैकपॉट वाली जैकेट। अगर हम थ्रिफ्ट स्टोर से कोई जैकेट खरीदते हैं तो हमें उसमें से कुछ पैसे मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन इस हरी जैकेट जिसमें सुनहरे बटन्स लगाए गए थे और इसकी कीमत कुछ चिल्लरों से भी ज्यादा थी। ये अगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब की जैकेट है जिसने गोल्फ की दुनिया में अपना नाम बनाया था जब इसे 90 के दशक में अपनाया था। ये जैकेट उन्हें दी जाती थी जो अगस्टा नेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट जीतते थे, जिसे 1 साल बाद लौटा देना होता था। फिर भी पता नहीं ये जैकेट कैसे यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जैकेट 1950 के किसी विजेता की थी। हालांकि टोरंटो गुडविल तक पहुंचने से पहले इसका लेबल निकाल दिया गया था, लेकिन एक लकी कैनेडियन जर्नलिस्ट इसे देखकर काफी खुश हो गया। 1994 में उसने इसे $5 में खरीद लिया था क्योंकि वो इसकी असली कीमत जानता था। जब लोगों को उनकी इस खोज के बारे में पता चला तो ब्रिटिश जर्नलिस्ट डोमिनिक पैडलर ने इस जैकेट का पता लगाकर ऊंची कीमत पर खरीद लिया। उन्होंने इसे अपने साथ 23 सालों तक रखा और फिर जब वे उसे बेचना चाहते थे वो भी इसकी कहानी के बारे में सबको बताकर, तो उन्हें नीलामी में इसके $1,39,000 मिले। नंबर 7, निफ्टी नेकलेस। 2013 में फिलाडेल्फिया में रहने वाली नोर्मा एफिल ने अपने स्थानीय कबाड़ी बाजार से एक साधारण सा दिखने वाला नेकलेस खरीदा क्योंकि वो इसके यूनिक डिजाइन की ओर आकर्षित हुई थी और वे उसे कभी कभार पहना भी करती थी, लेकिन उन्हें इसकी असली कीमत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक बार जब वे अलेक्जेंडर केल्डर ज्वेलरी एग्जीबिशन देखने गई तो वहां पर वो डिस्प्ले पीस रखा हुआ था। वो उनके हार से इस हद तक मिलता जुलता था कि वो तुरंत न्यूयॉर्क के केल्डर फाउंडेशन में जाकर इसकी छानबीन करने लगी। केल्डर फाउंडेशन ने इस बात की पुष्टि की एक 1938 का अलेक्जेंडर केल्डर का ब्रास नेकलेस था। 1943 में इसे न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में डिस्प्ले के लिए रखा गया था। वैसे इस बारे में किसी को नहीं पता कि यह हार कबाड़ी बाजार तक कैसे पहुंच गया। हालांकि ये बात जानकर नॉर्मा बहुत खुश हुई थी क्योंकि उनको पता था कि अब यह हार उन्हें $3 लाख दिलवाने वाला था।
नंबर 6, खूबसूरत पेंटिंग ने किया मालामाल। साल 2000 की शुरुआती दौर में रॉबिन डेरविल ने नीलामी में कुछ मिली जुली चीजों से भरे एक डिब्बे को खरीदा, जिसमें ये मिनी पेंटिंग भी थी, जिसके लिए उन्होंने $46 का भुगतान किया था। ये पेंटिंग एक पोस्ट कार्ड के साइज की थी और इसे रॉबिन के बेटे रॉबर्ट को देने से पहले कई सालों तक ऐसे ही मिट्टी खाने के लिए रख दिया गया था। रॉबर्ट को ऐसा लगता था जैसे ये पेंटिंग मूल्यवान होगी, इसलिए उसे लेकर वे ट्रेजर डिटेक्टिव्स का शो करने वाले कर्टिस डॉवलिंग के पास पहुंचे। डॉवलिंग ने इस पेंटिंग के पीछे तकरीबन 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन की, तब जाकर उनको पता चला कि ये पेंटिंग नेचुरलिस्टिक लैंडस्केप पेंटर जॉन कॉन्स्टेबल द्वारा बनाई गई थी और इसकी कीमत तकरीबन $3,90,000 है। 19वीं सदी के इस इंग्लिश पेंटर की तस्वीर आप दुनिया भर के कई संग्रहालयों में देख सकते हैं। भले ही कॉन्स्टेबल मशहूर थे, लेकिन रॉबर्ट के पास जो पेंटिंग थी उसे कभी भी डिस्प्ले में नहीं रखा गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे पब्लिक ही नहीं किया गया था और हो सकता है कि ये कॉन्स्टेबल का अपने फादर इन लॉ को तोहफा हो। खैर, बात जो भी हो, ये पेंटिंग फिलहाल बैंक के लॉकर में रहती है और इंतजार कर रही है कि कब इसे म्यूजियम में रखा जाए। नंबर 5, रॉयल फ्लश। 60 के दशक में क्लेयर वेगन बैकमैन ने $25 देकर गैराज सेल से एक टेबल खरीदा था, जो उन्हें आम टेबल लगता था। उन्होंने तकरीबन 30 साल तक इस टेबल को अपने पास रखा। इस टेबल की फ्रेम को देखकर उन्हें लगा कि ये कीमती हो सकता है, इसीलिए वे इस टेबल को लेकर एंटीक रोड शो के पास चले गए। तब उन्हें पता चला कि इस टेबल की कीमत $3 लाख थी। ये टेबल 1700 के दशक का था और इसे फेडरल इनले मेहगनी के नाम से जाना जाता था। इसे जॉन सीमर एंड सन द्वारा बनाया गया था और ऐसे मैन्युफैक्चरर थे ये जो सिर्फ और सिर्फ बॉस्टन के अमीर लोगों के लिए चीजें बनाया करते थे और यही बात क्लेयर के टेबल को खास बनाता था। आज के दिन में ऐसे 6 ही टेबल्स मौजूद हैं और जब क्लेयर्स ने इसकी नीलामी की तो उन्हें इसके लिए $5,41,500 मिले। अगर हम क्लेयर के रिएक्शन को देखने जाएं तो टेबल की इस कीमत ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया होगा। नंबर 4, क्या किसी को चाय चाहिए? साल 2016 में मात्र $20 में एक बेनाम एंटीक खरीदने वाले ने इंग्लैंड के लिंकनशायर में नीलामी के दौरान एक चायदानी खरीदी थी। उस वक्त उन्हें इसकी यही कीमत सही लगी क्योंकि उसका हैंडल क्रैक था और उसका ढक्कन भी मिसिंग था। लेकिन इस खरीदार को ये नहीं पता था कि ये चायदानी 1700 के दशक की थी और यूनिक स्टेट्स के पहले चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माता जॉन बार्टलम ने बनाया था। जब इस चायदानी के बारे में प्रमाण मिले तो न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने इसे खरीद लिया क्योंकि यह ऐतिहासिक था। इसमें साउथ कैरोलिना के पोमेटोज की पेंटिंग भी थी और इस चायदानी को $8,06,000 में खरीदा गया। आज के दिन बार्टलन की कारीगरी के ऐसे 5 ही पीस हैं, इसलिए म्यूजियम को ये सही कीमत लगी। किसे पता था कि एक पुराने टीपॉट के लिए इतने पैसे मिल सकते हैं। नंबर 3, डायमंड्स तो हमेशा के लिए होते हैं। 1980 में एक महिला को कुछ सस्ती चीजों के बीच में एक रिंग दिखाई दी जो उन्हें नकली लगी। उन्हें ये रिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे 10 पाउंड यानी कि $13 की कीमत पर खरीद लिया और उन्होंने इसे 30 सालों तक अपने हाथ में पहने रखा। जब एक जौहरी की नजर इस पर पड़ी तो उसने कहा कि शायद ये अंगूठी खास हो सकती है, जिसके कारण वो इस अंगूठी को सोथबे के फाइन ज्वेलरी ब्रोकर्स के पास लेकर आई और यही बात उनकी किस्मत बदलने वाली है। इस रिंग ने तुरंत ही सोथबे कर्मचारी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो इसे जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के पास ले गए, जिन्होंने कंफर्म किया कि ये पारदर्शी पत्थर एक 26 कैरेट का डायमंड है। इसके नकली दिखने के पीछे का कारण रिंग की डिजाइन थी। इसकी कटाई 19वीं सदी में की गई थी, एक ऐसे स्टाइल में कि ये कम से कम रोशनी स्प्रेड करे। इस तरह के कट के कारण आज के डायमंड्स की तुलना में वो डायमंड्स हमेशा ज्वल रहते हैं। इस खुशखबरी को सुनकर उस महिला ने इसे बेचने का सोचा और सोथबे के फाइन ज्वेलर्स सेल में नीलाम कर दिया और उन्हें इसके बदले €6,56,750 यानी कि $8,30,000 मिले। नंबर 2, लॉफ्ट में मिली एक पेंटिंग। जब माइकल विल्सन एक टीनेजर थे तब उन्होंने कैलिफोर्निया के थ्रिफ्ट स्टोर से एक पेंटिंग मात्र $40 में खरीदी थी और जल्दी वे इस पेंटिंग के बारे में भूल गए। कई सालों तक उनके लॉफ्ट में ये पेंटिंग पड़ी रही। उनका ध्यान इस पेंटिंग पर तब तक नहीं पड़ा जब तक उन्होंने एंडी वॉल की पेंटिंग नहीं देखी, जो कि उनकी लॉफ्ट में रखी पेंटिंग से काफी मिलती जुलती थी। उत्सुकता के कारण माइकल ने इस बात की जांच पड़ताल की, तब उन्हें पता चला कि पेंटिंग की स्टाइल और सिग्नेचर वॉल के पेंटिंग से मैच होते थे और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। विल्सन उस पेंटिंग को लेकर व्योमिंग के जीबी टेट एंड सन्स फाइन आर्ट ऑफ लैरेमी में चले गए, जहां उनका शक सही निकला। ये पेंटिंग वॉल की ही थी और इसकी कीमत $5 लाख से
2.5 मिलियन के बीच में थी। इस पेंटिंग को फिलहाल वर्ल्ड कैनन में रखा गया है और इसे बॉय विद बर्ड केज के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस पेंटिंग का फ्यूचर काफी अच्छा है और विल्सन इसे बेचना नहीं चाहते। काश कि कोई उन्हें इस पेंटिंग के बारे में दोबारा भूलने ना दे, इसीलिए ऐसी चीजें अपने लॉफ्ट में तो कतई ना रखें। इससे पहले कि मैं आपको थ्रिफ्ट स्टोर में हुई सबसे महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताऊं, आइए कुछ ऐसी चीजों के बारे में देखते हैं जिन्हें यहाँ मेंशन करना तो बनता है। सबसे पहला ये रहस्यमय स्केच जिसे वॉशिंगटन के गुडविल में डोनेट किया गया था। लोगों को इसमें कुछ खास नजर तो आया, इसीलिए लोगों ने जांच की और पेंटिंग के पीछे उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिला। और ये पेंटिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद साल्वाडोर डाली ने बनाई थी और इस पेंटिंग का नाम था रिफ्लेक्शंस। उनका सिग्नेचर भी उस पर मौजूद था। गुडविल ने इस आइटम की नीलामी $21,000 में की। अगर कोई मुझे डाली द्वारा बनाई गई चीज गिफ्ट करना चाहता है तो आपका स्वागत है। सभी आर्ट फॉर्म को पेंट नहीं किया जाता और ये बात इस न्यूयॉर्कर से बेहतर और कौन समझ सकता है जिसने ये वेलवेट अंडरग्राउंड रिकॉर्ड मात्र 75 सेंट में एक स्ट्रीट सेल से 2002 में खरीदी थी। इस तरह की 2 ही रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं जो पहले के गांव में रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताता है, जिन्हें बाद में 1967 में एक बैंड ने अपने एल्बम में शामिल किया था। ये रिकॉर्ड्स इतने दुर्लभ थे कि बेचने वाले को इसके बदले ईबे पर $25,000 मिले। और अब बात करते हैं इस सोफे की जिसने कंफर्ट से ज्यादा और कुछ भी दिया है। 2006 में एक जर्मन स्टूडेंट ने इस सोफे को $215 में कबाड़ी बाजार से खरीदा था और उसने इस सोफे का उपयोग लंबे समय तक किया, इस बात से अनजान कि इसके अंदर उसका भाग्य बदल देने वाली चीज है। जब बैट पोर्शन खोला तब उन्हें इसके अंदर एक सुंदर पेंटिंग मिली जिसका बाद में उन्होंने निरीक्षण करवाया। यह पेंटिंग 1600 के दशक की थी और इसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ एस्केप टू इजिप्ट। उस स्टूडेंट ने इसे हैम्बर्ग आर्ट ऑक्शन में नीलाम करने का सोचा, जिसके बदले उन्हें 2007 में $27,000 मिले। एक स्टूडेंट होने के नाते कह सकता हूँ कि उन्होंने ये पैसे रेमंड के 30,000 पैकेट्स पर खर्च किए होंगे। नंबर 1, पिक्चर परफेक्ट। साल 2000 में हुए एक गैराज सेल के दौरान रिक नॉर्सिजियन ने मात्र $45 में फोटोग्राफिक ग्लास नेगेटिव्स के 2 बॉक्स खरीदे। फोटोग्राफिक प्लेट्स फोटोग्राफिक फिल्म के आविष्कार से पहले तस्वीरों को कैप्चर करने का सबसे आम तरीका था। ये भारी भरकम थे और इन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल था, लेकिन ये फोटो की क्वालिटी को खराब नहीं होने देते थे और रिक ने इनकी मदद से कई फोटोज बचाए थे। मिस्टर नॉर्सिजियन द्वारा खरीदी गई 65 ग्लास प्लेट नेगेटिवों में योमेसाइड, कैलिफोर्निया, कार्मेल मिशन, सैन फ्रांसिस्को के मछुआरे के घाट और अन्य समुद्र तटीय जलपान की तस्वीरों को संजोकर रखा है। इन्हें खरीदने के 1 दशक के बाद रिक ने इन नेगेटिव्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए लीगल टीम के पास भेजा, जहां पर इस बात का पता चला कि ये नेगेटिव्स एंसेल एडम्स की थी। असल में एडम्स एक मशहूर अमेरिकन फोटोग्राफर थे और ये तस्वीर उन्होंने 80 साल पहले निकाली थी, लगभग 1919 और 1930 के बीच में। हालांकि उन्होंने इन नेगेटिव्स को पब्लिक के सामने पेश नहीं किया था और इसीलिए ये एक ऐतिहासिक खोज थी। काम में रहे खालीपन को भी भर दिया। 1937 में लगी एक आग के कारण लगभग सभी फोटोग्राफर्स के काम जलकर राख हो गए थे और हो सकता है ये प्लेट्स उनके करियर के शुरुआती दौर के एकमात्र सबूत हों। और कुल मिलाकर इन नेगेटिव्स की कीमत तकरीबन $200 मिलियन है और यही बात इस थ्रिफ्ट स्टोर की खोज को इन तस्वीरों की ही तरह और भी ज्यादा रोचक बनाती है। इनमें से मेरी फेवरेट तस्वीर वो है जिसमें एंसेल एल कैप्शन के सामने पोज कर रहे हैं। सच में क्या क्लासिक फोटो है ये। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप भी थ्रिफ्ट स्टोर जाना पसंद करेंगे? क्या आपको भी कोई ऐसी अमूल्य चीज मिली है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।